अब तक हमने जहाँ तक भी कवर किया है, वो जो पोर्शन है वो बेसिकली हम जहाँ तक सीख चुके हैं, हम एक किसी भी इवेंट को करने के तरीके के बिल्कुल मिड पॉइंट पे अब हम चुप पहुँच चुके हैं। हम ये समझ चुके हैं कि एक इवेंट क्या होता है, ठीक है। हम ये देख चुके हैं कि एक सेकंड, अब तक हम ये चीज़ देख चुके हैं कि कोई भी इवेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, कि ब्रांड अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। अब तक मतलब बेसिकली जो मैंने अब तक आपको बताया है ना, उसमें मैंने इवेंट्स के बारे में समझाया। इवेंट्स में कौन कौन से रोल होते हैं, इसके स्कोप वगैरह क्या होते हैं, कोर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स वगैरह क्या होता है, इवेंट्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है कि उनमें भाई किस किस टाइप के इवेंट में क्या क्या टाइप की चीज़ें ज़रूरत होती है, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये चीज़ बताई थी कि आपको मेन जो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, एक भी भाई हमें कम्युनिकेशन चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्यूलिमिनेशन चाहिए, कैनवास चाहिए, कंट्रोल चाहिए। वो सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी कि एक इवेंट मैनेजर के अंदर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि वो ये सब करेगा, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ेंगे ना, वो बेसिकली पूरा पूरा टॉपिक स्पॉन्सरशिप लाइफ साइकिल। और ऐसे मान लीजिए कि अब हम आज कोई इवेंट करवा रहे हैं और इस इवेंट के एक एक हम स्टेज पे हैं, ठीक है। तो आज हम ये देखेंगे कि एक इवेंट जो हम करवाते हैं उसकी प्लानिंग के क्या क्या फेजेस होते हैं, प्रॉपरली हम पूरा एक एक चीज समझेंगे। और एक इवेंट कराने के लिए जो हम बजट जनरेट करते हैं वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है ना बच्चों, वो है ये। तो आज के जितने भी टॉपिक्स है ना, उसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है इवेंट रेवेन्यू मॉडल, ठीक है। और सेकंड जो टॉपिक है वो है स्पॉन्सरशिप लाइफ साइकिल, ठीक है। लेकिन इन सबको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। आपकी यूनिट 2 है इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग की। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखो आप, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, ये दोनों मैं आपको वैसे भी ऊपर ऊपर से करा चुका हूँ अब तक, और अंदर अंदर से भी अच्छी तरीके से करवा चुका हूँ मैं आपको। इवेंट प्लानिंग, बेनिफिट्स ऑफ इवेंट प्लानिंग, ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे। और फिर ये चीज़ बहुत जरूरी है, क्या, इन्वायरमेंटल स्कैन। फिर हम ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद स्टेप्स इन इवेंट मैनेजमेंट प्लान, स्टार्टिंग ऑफ एंड फिजिबिलिटी। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये, आज के लेक्चर में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा ऑपरेशनल प्लानिंग। और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ये, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें इसको समझने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और फिर आपका आएगा ऑर्गेनाइज अ टीम, ब्लूप्रिंट ऑफ फंक्शनल एरिया, वेन्यू एंड लॉजिस्टिक एम्बियंस, साइट प्लान। ये अपने कल के टॉपिक्स है, ठीक है। ये आफ्टर है, ये आफ्टर के टॉपिक्स है, ठीक है। ये जितने भी हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ फंक्शनल एरिया, ये साइट प्लान, ये हमारे कल के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मार्केटिंग, जो इसके बाद के टॉपिक्स है ना, ये सारे टॉपिक हमारे उसके बाद के, बेसिकली ये जो पार्ट है पोस्ट इवेंट, ये एंड है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर रहेगा कुछ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स। सबको आ जाने दीजिए एक बार।
तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और इन सब चीज़ों से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसका। इवेंट पहले पढ़ लेते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता भी है लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है। इवेंट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन द अपॉर्चुनिटी टू शोकेस their activities services in their community. In the community, events are an important part of the community life and it is a rewarding experience. ठीक है। हमेशा कोई भी चीज़ आप पढ़ो ना, तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सॉरी, ये थोड़ा हो गया। कोई भी चीज़ आप पढ़ो ना हमेशा, तो ऐसी चीज़, ये जो टर्मिनोलॉजीज आती है ना, ये की टर्मिनोलॉजीज होती है इन सब चीज़ों की। ठीक है। तो हमेशा ये टर्मिनोलॉजीज, तो ये आपके आगे भी काम करेंगे, है ना। मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ आज कि कोई भी चीज़ करने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप वो चीज़ क्यों कर रहे हो। ठीक है। चाहे आप पढ़ रहे हो, किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हो, तो उससे आपका फ़ायदा क्या है, किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, किस टॉपिक को कैसे पढ़ रहे हो। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। समझते हो। जैसे कि अपन अभी ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग से ऐसी ऐसी आई हैं जो मैंने हमेशा आपको अंडरलाइन करके बताई है, कभी हाईलाइट करके बताई है। अब मैं क्यों करता हूँ वो सब चीज़ें, क्यों? क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज ही इसका समरी बनती है। समरी मतलब सारांश बनता है इसका। सारांश समझते हो आप लोग? सारांश का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो भी आपने पढ़ा ना, उसका निष्कर्ष क्या है। भाई उसका कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। भाई यार मैंने ये चीज़ पढ़ी, मैं इस चीज़ का कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, ठीक है, अलग बात होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि उस चीज़ से बेनिफिट क्या है। बेनिफिट, आपने इवेंट मैनेजमेंट पढ़ा है, इसका बेनिफिट क्या है कि आप आज के टाइम पे कोई भी इवेंट सक्सेसफुली प्लान कर सकते हो अभी तक, क्योंकि आपने केवल प्लानिंग देखी है अभी तक। आपको आज के टाइम पे कोई इवेंट कहीं भी हो रहा हो तो उसको एक इवेल्युएट कर सकते हो ऊपर ऊपर से आप। ठीक है। और जैसे जैसे आप आगे आज आप जैसे रेवेन्यू मॉडल पढ़ लोगे ना, तो रेवेन्यू मॉडल के बाद कोई भी इवेंट मैनेजमेंट, मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई इवेंट होने वाला होगा, तो एज अ इवेंट बजटर आप उसका काम संभाल सकते हो। समझ रहे हो। आप जाके उनके इवेंट की पूरा एक बजट प्रिपेयर करके उनको दे सकते हो कि हाँ इस तरीके से ये पैसा इधर लगेगा, इस तरीके से यह स्पॉन्सरशिप इधर से आएगी। इवन यू ऑल्सो कैन ब्रिंग स्पॉन्सरशिप टू देयर इवेंट्स। ठीक है। ये मैं समझाऊंगा आज कैसे स्पॉन्सरशिप कैसे लाई जाती है। ठीक है। तो बेसिकली मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जो ये कीवर्ड्स होते हैं ना, इन्हीं से आपको लर्निंग्स मिलेंगी। ठीक है। तो क्या लिखा था ये, इवेंट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ एंड इट इज रिवार्डिंग एक्सपीरियंस टू कंट्रीब्यूट टू अ सक्सेसफुल इवेंट। बेसिकली हमको, जो कम्युनिटी होती है ना, एक प्रॉपरली जो एक सोशल लाइफ होती है, उनकी सोशल लाइफ में एक इवेंट बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह होता है। और हमको वो बेस्ट बना के उन लोगों को उनके पैसे की कीमत से कुछ अच्छा करके दिखाना होता है। ठीक है। ये एक सक्सेसफुल इवेंट मैनेजर का काम होता है कि वो कैसे जो अलाइंड बजट है ना, उस बजट में पूरा काम कर दे रहा है। ठीक है। However, anyone who has been involved in running an event understand how daunting the task can be. देखो, जो इवेंट में आदमी लोग लगे रहते हैं, उनको रियली में उनको ये चीज़ें समझ में आती है कि कौन से टास्क कितने टेढ़े तिरछे में से कैसे टास्क आएंगे। वही चीज़ें समझते हैं, और यही चीज़ अब आप समझने लगे हो। दिस यूनिट हैज़ बीन डिजाइन टू प्रोवाइड एन इंसाइट टू प्रिपेयर अ कॉम्प्रिहेंसिव इवेंट मैनेजमेंट प्लान। बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो ये आपको यूनिट पढ़ा रहा हूँ, ये यूनिट इस चीज़ के लिए पढ़ाई गई है कि आपको इवेंट मैनेजमेंट का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना आ सके। द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन दिस यूनिट कैन बी यूज टू प्लान एन इवेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स। ठीक है।
बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट कंडक्ट करता है ना, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जरूरी होती हैं, जो इसमें इंक्लूड्स में यूनिट, इस यूनिट में जो जो चीज़ें आई ना, उन सब चीज़ों, उन लोगों के लिए चीज़ें समझना जरूरी होती है। ऑब्जेक्टिव: ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट अ लर्नर शुड, ये जैसे यूनिट कंप्लीट होगी ना, आपको क्या करना चाहिए? नो अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इवेंट प्लानिंग। ठीक है, आपको, आप ये देख लेना, जब मैं आपको यूनिट पढ़ाऊँ ना, ये यूनिट कंप्लीट कर दूँ, तो उसके बाद आपको क्या क्या आ जाना चाहिए, कि आपको इवेंट प्लानिंग का एक स्टेज समझ में आ जाना चाहिए। नो अबाउट द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड डिलीवरिंग ऑफ इवेंट्स। जो, जैसे मान ली वेन्यू मैनेजर, इवेंट प्लानर, हर जगह जो जो पीपल हो गया ना, हर स्टेज पे जो लगा हुआ पीपल है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल्स आपको समझ में आना चाहिए, जब भी तो आप एक इवेंट प्लान करोगे, वरना ऐसे तो कोई प्लान, इवेंट कोई प्लान हो नहीं जाएगा। बी एबल टू प्लान एंड डेवलप्ड टाइमलाइन फॉर द इवेंट मैनेजमेंट, एक प्रॉपर एक पूरी टाइमलाइन बनाओगे आप, वो आप सीख जाओगे। बी एबल टू रिव्यू द प्लानिंग एंड डिलीवरी ऑफ एन इवेंट। अब जब आप ये सब चीजें करना सीख जाओगे ना, तो क्या होगा, कि आपको एक इवेंट को एग्जीक्यूट करना भी आना चाहिए उसके बाद। Event management is a process by which an event is planned, prepared, and produced. As with any other form of management, it encompasses the acquisition, allocation, direction, and control of resources to achieve one or more objectives. An event manager's job is to oversee and arrange every aspect of an event, including researching, planning, organizing, implementing, controlling, and evaluating. ठीक है, बेसिकली ये जो इसने 5 वर्ड्स बताया ना, कि रिसर्च, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग, इनका मतलब क्या होता है, कि जो एक इवेंट मैनेजर की जॉब है ना, उसका काम ये होता है कि वो पूरे इवेंट के बारे में रिसर्च करे, कि इस इवेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इसका, किस टाइप की ऑडियंस आएंगी, कैसे उनको संभाला जाएगा, फिर उस इवेंट के बारे में प्लान करे, फिर हर एक चीज को, जैसे आपकी लैंग्वेज में जुगाड़े या फिर ऑर्गेनाइज करे, कि भाई ऑडियो सिस्टम यहाँ से होगा, वेन्यू लॉजिस्टिक यहाँ से होगा, स्पॉन्सरशिप साइकिल यहाँ से होगी, फिर हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, मतलब जब इवेंट होने वाला है उस दिन उन सब चीज़ों को अप्लाई करें, कि हाँ अब आज करना भी है उसे ये सब चीज़ें, और फिर जब हो रही हैं वो सब चीज़ें, तो अगर उनको कंट्रोल करें, मतलब एज अ वहाँ रह के उन सब चीज़ों को देखे, ठीक है, और लास्ट में जब हो जाए तो उसका इवेल्युएशन करें। ठीक है, तो event planning is a process of creating, communicating, implementing a more operational roadmap to guide the actions, policies, and decision making. It should align with the strategic plan and assist in its implementation. बेसिकली कहना चाह रहा है, जो इवेंट प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है ना, उसका जो काम है ना, वो ऐसा प्रोसेस है कि उसमें आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, प्लान क्रिएट करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे होगा, लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फिर उसका एक ऐसा प्रॉपरली रोड मैप के आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये होगा, या फिर सुबह ये चीज़ें आ जाएंगी, शाम को ये चीज़ें आ जाएंगी, ये चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, ये चीज़ें यहाँ से लगेंगी, स्नैक्स यहाँ से बटेंगे, एग्जिट गेट ये होगा, ये सब चीज़ें ये होगी। ठीक है, ऐसे होता है। द प्लान ऑफ एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इज सिंपली द डॉक्यूमेंट विच लेज आउट द रिजल्टिंग डायरेक्शन। अब ये देखो, इसने प्रॉपरली एक टर्म बोली है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। बेसिकली ये यही बताना चाह रहा है ये चीज़, कि देखो, अगर इस लेवल का, इस इवेंट मैनेजमेंट किस लेवल तक ये चीज़ है, कि इस सब चीज़ों की कंपनी तक होती है। ठीक है, इज सिंपली द डॉक्यूमेंट विच लेज आउट द रिजल्टिंग डायरेक्शन, एक्शंस, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। बेसिकली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का जो प्लान होता है ना,
तो एक प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आता है। अब जैसे ये सब चीजें जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये केवल ये मत सोचना कि जैसे आपको ये आती हैं तो केवल आती हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ यार मैं सोच भी सकता हूँ, प्लान कर लूंगा, ऑर्गेनाइज कर लूंगा। ऐसा नहीं है, आपको ये प्रॉपर एक फॉर्मेट में बनाना है और फिर आगे क्लाइंट को प्रेजेंट करना है। एक शेड्यूल प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट में होगा ये। इट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन द शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल होरिजोन, जनरली 1 or 3 year. These plans are typically created to guide the internal operation of an enterprise and summarize its operational financial objective for the near future to indicate how these objectives will be achieved and monitored. इसका मतलब ये बेसिकली आपकी जो, अब आपको ये भी समझा देता हूँ, जो कंपनी होती है ना इवेंट मैनेजमेंट की, वो अपने लिए भी एक प्लान बनाती है कि भाई हम किसी इवेंट को, भाई हम मान लीजिए कि मैं एक मेरी कंपनी है और मैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स करवाता हूँ। तो मुझे मेरे वेन्यूज हमेशा फिक्स रहेंगे, मेरे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को कहाँ से लॉजिस्टिक आएगा हमेशा वो मेरा फिक्स रहेगा, मेरा ऑडियो ऑडियो विजुअलाइजेशन डिपार्टमेंट पूरा फिक्स रहेगा कहाँ से आएगा, और जो डेस्टिनेशन से मेरी जो जहाँ जो भी डेस्टिनेशन होगा जहाँ ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पे जो वेन्यूज होंगे वो मेरे प्री बुक्ड होंगे। और प्रॉपरली मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए और मेरी एंटरप्राइज को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास एक प्रॉपरली रोड मैप होगा पूरा। ठीक है, वो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, लेकिन वो मेरे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को साथ रखते हुए। ठीक है, it's provide a roadmap to guide actions, and it's continually modified as conditions changes and new opportunities or threat emerge. While it should be fundamentally targeted at guiding regular operation, it should also be adaptable to account for new opportunity and challenges. इसका मतलब बेसिकली यही है, देखो आपको जो भी रिस्क एंड वगैरह कुछ भी आएंगे ना, तो उन सब के लिए तैयार रहना है। एक इवेंट मैनेजर का, आपका प्लान, ठीक है, ऐसा होना चाहिए कि अगर कुछ भी बीच में दिक्कत हो ना, तो उस दिक्कत को आप अडेप्ट कर सको, मतलब उस दिक्कत के हिसाब से आप ढल सको। ठीक है। सो आगे चलते हैं। बेनिफिट्स ऑफ इवेंट प्लानिंग: टू डिफाइन and practically apply good event planning, financially management practices in annual planning and day-to-day work. To provide logistic and justification for prioritizing different tasks and decision over others. बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि देखो, इवेंट प्लानिंग अगर आप सीख जाओगे ना, तो उससे क्या होगा ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, वो किसी इवेंट का आपको अच्छे से आ जाएगा कि हाँ यार इतने बजट में ये चीजें होंगी, तो वो चीजें आप सीख जाओगे। ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड लॉजिक, सॉरी लॉजिस्टिक नहीं था, लॉजिक एंड जस्टिफिकेशन फॉर प्रायोरिटाइजिंग डिफरेंट टास्क एंड डिसीजंस ओवर अदर्स। इसका सीधा सा मतलब यही है। इसका सीधा मतलब यही है कि भाई आपको एक इवेंट करवाना है, तो उसमें जो इवेंट्स पहले होंगे, मतलब कि जो भी स्टेज पहले आएगी, मान लीजिए कि यार किसी इवेंट की रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले स्क्रीन्स वगैरह लग जानी चाहिए, जिससे कि जो ऑडियंस आए वो कोई भी परफॉर्मर के आने से पहले एंगेज्ड रहे। तो आप एक प्रॉपर लॉजिक और एक जस्टिफिकेशन दे पाओगे कि यार ये टास्क को मैंने प्रायोरिटाइज क्यों किया। ठीक है। टू सिस्टमेटिकली डिफाइन टास्क, लॉजिक, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेटेजिक alignment internally and externally, टाइम टेबल एंड बजट्स। बेसिकली आप हर चीज को, जैसे टास्क हो गए, लॉजिक हो गए, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, और टाइम टेबल्स हो गए, बजट्स हो गए, तो
आप इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर फॉर्मेट में समझा पाओगे। ठीक है, इवेंट प्लानिंग के बाद to provide an opportunity for key planners such as boards, staff, stakeholders, and partners to be consulted when setting key objectives and methods. और अगर आप जब ये चीज़ें सीख जाओगे ना, तो ये एक बहुत अच्छी, मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है, अब उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, बोर्ड स्टाफ वगैरह सब कुछ है, तो आप क्या ना अपने ऑब्जेक्टिव, मेथड्स, ये सब चीज़ें उनको समझा भी पाओगे। अब जब तक आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे, आप हमेशा डिमोटिवेटेड रहोगे। आपको प्रमोटेड होना है ना, तो कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू मैन पावर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड स्टेक होल्डर्स। आप उसके बाद ये सब चीज़ें भी सीख जाओगे कि किस तरीके से लेबर एंगेजमेंट होगी, वे किस आदमी को क्या किस काम में लगाया जाएगा। आप मार्केटिंग सीख जाओगे, अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट करना सीखोगे। ठीक है, केवल ये इतने सी लाइन पढ़े, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Event planning help us to think ahead and prepare for the future, clarify goals and develop a vision, identify issues that will need to be addressed, choose between options, consider whether a project is possible, make the best use of resources, motivate staff and the community, assign resources and responsibilities, achieve the best results. ठीक है, basically event planning help us to think ahead, आगे के सोचने के लिए, एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, क्लैरिफाई गोल्स, भविष्य में जो गोल्स हमने गोल्स बनाए हैं उनके लिए तैयार होने के लिए, डेवलप अ विजन, आइडेंटिफाई इश्यूज, एक पारदर्शिता, वो सॉरी दूरदर्शिता तैयार होती है हमारी जो दिक्कतें आएंगी उनको पहचानने के लिए, दैट विल नीड टू बी एड्रेस्ड, चूज बिटवीन ऑप्शंस, कंसिडर वेदर अ प्रोजेक्ट इज पॉसिबल, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इसका मतलब ये है कि ये सब चीजें जब आपको पता होंगी तो आप जितने भी आपके आपके हाथों में संसाधन है ना, उनका बेस्ट यूज कर पाओगे, और स्टाफ को मोटिवेट कर पाओगे, कम्युनिटी को रिसोर्सेज असाइन कर पाओगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे पाओगे, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब ये चीज ध्यान रखें कि ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स, अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट वर्क प्लान्स। इससे कहने का मतलब है, ये आपको इवेंट प्लानिंग है ना, अगर आपने एक बार सीख ली ना, तो उससे क्या होगा, आपको जो बहुत ही ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि यार ये अपने रेंज के प्रोजेक्ट भी नहीं है और ओवरवेलमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप उनको एलिमिनेट करना सीख जाओगे। अनसस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट्स मीटअप नहीं हो रही है ना, उनको आप एलिमिनेट करना सीख जाओगे। अब कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए कि कुछ जगह ऐसी होती है कि वहां पे नहीं मिलती है परमिशंस, ठीक है, तो वो अनडिफाइंड प्रॉब्लम्स हो गई ना, उनका कोई सेंस ही नहीं है। अब कोई जगह कह देगा समुद्र के ऊपर इवेंट करवाओ यार, और वहां भी जहाँ पे लहरें बहुत तेज होती हैं, और वो आपके रिक्वायरमेंट्स को मीटअप नहीं हो रही है, तो ऐसा नहीं होता है ना कि मान लीजिए कहीं बहुत बड़े दंगे फसाद हो रहे हैं ऑलरेडी, और वहां आपको इवेंट करवाना है, और वो आपको पता है कि मेरा इतना अभी मैन पावर नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों को संभाल सकूं, तो आप और वो एलिमिनेट करना सीख जाओगे। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट वर्क प्लान्स, बेसिकली कोई प्रोजेक्ट में प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उन सबको भी एलिमिनेट करना सीख जाओगे। ठीक है, अब अब आपको ये समझना पड़ेगा कि दो फैक्टर होते हैं, एक तो इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, जो हमारे इवेंट प्लानिंग को
अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिवली पॉजिटिवली बहुत अफेक्टिंग आ जाती है इसमें। अब क्या होता है ना कि आप ये समझिए कि काफ़ी जगह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अब हम समझेंगे, ठीक है। अगले 10 मिनट में हम एनवायरमेंटल स्कैन करेंगे कि एक इवेंट का एनवायरमेंट कैसा होता है, उसके बाद हम स्पॉन्सरशिप साइकिल पे जाएंगे, ठीक है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फॉर एवरी इवेंट टू interact and transact with its environment as the business environment has direct relationship with the organization। इसके कहने का मतलब है जो आपका environment है ना इवेंट का, वो environment का इंटरेक्शन आपको करवाना पड़ेगा एक बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। मतलब बेसिकली आपके इवेंट का जो एनवायरनमेंट होने वाला है उससे रेवेन्यू तो जनरेट होगा ना, पैसा तो जनरेट होगा, उसमें पैसा लगेगा भी सही। तो जो बिजनेस के लिए नीड है आपको उससे ट्रांजेक्ट करते हुए चीज करनी पड़ेगी। द सक्सेस और फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड बाय effectiveness of its interaction with its environment। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फेलियर है ना, वो हमेशा तभी हो जाता है जब उसका जो इंटरेक्शन है वो जो गोल का एनवायरनमेंट है उसके साथ अलाइन नहीं कर रहा। The enterprise has little influence on the environment, and therefore it is important for the company to identify with the environment of its operation and devise its policies in relation to the forces of in that environment। कोई जल्दी छोड़ दीजिए। The forces affecting external environment of businesses as follows। अब ये देखिए, अब हम जो समझ रहे हैं ना कि वो इवेंट मैनेजमेंट को अब हम बिजनेस में उतार दिया हमने, इवेंट प्लानिंग को, सॉरी, इवेंट प्लानिंग को हम अब एज ए बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं। द फोर्सेस अफेक्टिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस आर एज फॉलोज। द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फर्स्ट इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ एनी रीजन और स्टेट इन्फ्लुएंसेस द इवेंट टू बी लार्जर एक्सटेंट, ठीक है। हमेशा जो कोई भी इवेंट को अफेक्ट करेगा वो सबसे पहला कौन सा एनवायरनमेंट आ गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। दिस एनवायरनमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, philosophy, government ideology, nature and extent of bureaucracy, and political stability। Event organizer may get various concessions and benefits in hosting the event as per the local government policies। देखो क्या होता है ना कि ये बैड एंड गुड बहुत है। पहली बात तो अच्छा भी फर्क पड़ सकता है, खराब भी हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ना कोई जगह की, मान लीजिए मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बट मान लीजिए कोई पार्टी है, मान लीजिए कि आपके बिहार में कोई पार्टी है, अब उसकी सरकार है। अब वो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली कुछ चीजों को प्रमोट करेगी। अब आप वहां पे इवेंट करवा रहे हैं तो क्या होता है ना कि वहां की सरकार आपको कुछ कंसेशंस देती है, कंसेशन मतलब छूट देती है कि आप इवेंट को होस्ट करिए। जो लोकल गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उसके अंदर कंसेशंस वगैरह मिल जाते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी होती है, आईएएस आईपीएस ये सब होते हैं, वो लेवल तक आपको परमिशन भी कई बार मिल जाती है, तो वो भी आपका हेल्प करेगा। In today's competitive world, the majority of the people have an urbanized approach towards celebration, शहरी अप्रोच जिसको कहते हैं शहरी, ठीक है, शहरीकरण कोई भी चीज को मनाने का। There are many community events and festivals in the urbanized world celebrating their character of life. In India, many festivals such as Durga Puja, Ganesh Chaturthi, and Dashera are celebrated with enthusiasm and local participation. This lead to emergence of event management companies at local level who promote organization of events with a professional approach। अब क्या होता है ना कि हमारे जो ये इवेंट्स हैं, ठीक है, इस टाइप के इवेंट्स हैं, ये क्या होता है ना कि बहुत ही ऐसे इवेंट्स हैं, मतलब धार्मिक बोल लीजिए, रिलीजियस ऐसे इवेंट है कि लोग उसमें बहुत ही उत्साह के साथ आते हैं, बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, और इतनी भीड़ होती है इन सब में, इतने लोग आते हैं कि इन सारी इवेंट की प्लानिंग है ना वो एक प्रोफेशनल लेवल पे होगी, ठीक है। अब अगला एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेशल इवेंट्स एज एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग, प्रोग्रामिंग
to great extent relies on technological solution. Internet provides new possibilities for communication, information resources, and is an effective marketing tool. मार्केटिंग टूल समझ गए? टेक्नोलॉजी क्यों जरूरी है? स्टेइंग current with technology is important for event manager as a consumer. Expect quick feedback from the organizer of the events. ठीक है, इसके कहने का मतलब यही है कि कोई भी आप कोई भी आप टेक्नोलॉजी से चीजें आसान बनाई जा सकती है, चाहे प्लानिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे कुछ भी हो। और इवन आपको आपके इवेंट का फीडबैक भी रियल टाइम पे मिल जाए। क्यों? आजकल सोशल मीडिया है। आपने मान लीजिए कि आपका पोस्ट किया आपके इवेंट का, कमेंट्स आएंगे, रिप्लाईज आएंगे, ये सब चीजें होंगी। ठीक है। Changing generations and culture diversity in many communities has resulted in a shift of values which implies both opportunity and challenges for events. Diversity, unity, and equality is emphasized. Environmental and globalization awareness and quality are emerging as important values for event management. In India, various events such as the Jaipur Literature Festivals, various trade fairs, ट्रेवल मार्ट्स प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कल्चरल सिंथेसिस। इनका कहने का मतलब है जो बढ़ती जनरेशन है ना, उसमें जो हमारी धारणाएं हैं वो भी चेंज होती जा रही है। तो आजकल वैल्यूज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इस वर्ल्ड में कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है आज के टाइम पे। ठीक है। जो तो क्या होता है ना, जैसे कि जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल का, तो वहाँ बड़े बड़े ग्लोबल लेवल के जो फॉरेन के हुए, इंडिया के हुए स्कॉलर्स आते हैं, लिटरेचर एक्सपर्ट्स आते हैं। ठीक है। काफी ऐसे ट्रेड फेयर्स भी करवाए जाते हैं जिसमें आर्ट्स के ट्रेड फेयर्स होते हैं। ठीक है। और ट्रेवल प्रमोशंस भी होते हैं ऐसे काफी सारे। तो आज के टाइम पे वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है। स्टेक होल्डर्स आर ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स। स्टेक होल्डर क्या है वो मैं आपको अब समझा रहा हूँ। हु हैव इन्वेस्टेड और कीप एन इंटरेस्ट इन द सक्सेसफुलनेस ऑफ एन इवेंट। कोई तो पैसा लगाएगा। मान लीजिए कोई इतना बड़ा इवेंट है, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स भी होंगे, स्टेक होल्डर्स भी होंगे, कोई ग्रुप होगा या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, फिर कोई एक सिंगल आदमी होगा जिसने अपना पैसा लगाया होगा। टिपिकल स्टेक होल्डर्स ऑफ इवेंट आर द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर, समझ गए, पार्टनर्स, कस्टमर्स एंड द कम्युनिटी sponsor and the partner supporting an event either by contributing financially or by providing in kind support are also stakeholders. Basically stakeholder वही है जिन मान सीधा टर्मिनोलॉजी समझिए, जिसका जो पैसा लगा है वो स्टेक होल्डर है। ठीक है। गेस्ट्स एंड कस्टमर्स प्रोडक्ट विच इज कॉमनली लीजर, एजुकेशन और अदर सर्विसेज। सॉरी, मैंने लाइन थोड़ी मिस हो गई थी, सॉरी। Guests and customers are stakeholder because an event is organized for providing them a particular product which is commonly leisure, education and other services. बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी जब इवेंट होता है ना, उस इवेंट के जो गेस्ट एंड कस्टमर्स होते हैं ना, उनको क्या मिल रहा है उससे? एक उनको एंटरटेनमेंट का सोर्स मिल जाता है। एक कई कई ऐसे इवेंट होते हैं जिनसे उनको एजुकेशनल पर्पजेस उनके पूरे होते हैं। ठीक है। काफी ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनसे उनको अदर अदर सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है। तो गेस्ट और कस्टमर्स का इसलिए उनको स्टेक होल्डर बोला जाता है। द लोकल कम्युनिटी प्रोवाइड्स मैनी रिसोर्सेज फॉर इवेंट्स सच एज बिजनेस, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंड पब्लिक प्लेसेस, स्टाफ एंड वॉलंटियर्स। अब किसी जगह कोई इवेंट हो रहा है तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, तो वो क्या होगी ना, एज अ हॉस्पिटैलिटी सर्विस में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जैसे कि बड़ा आपको एक लोकल एग्जांपल बताता हूँ मैं। आप गाँव में कभी जाना, और आप बाहर से चाहे शहर से हो चाहे कहीं से भी हो, अगर आपको कोई इवेंट किसी गांव में हो रहा है ना, तो पूरे गांव के लोग आपकी क्या बहुत तरीके से हेल्प करेंगे। समझ रहे हो? मतलब आपको ऐसा फील होगा कि यार दे आर जस्ट गिव यू अ किंग लाइक स्टेटस। वो आपको ऐसा फील करवाएंगे, आपको बहुत ही, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। द असर द अदर फोर्सेस अफेक्टिंग इवेंट मैनेजमेंट आर
the people interested in participating in certain events as performer, the media, local tourism bodies, or providers facilities and infrastructure for instance. समझ गए? इसका कहने का मतलब ये है कि जो बाकी जो फोर्सेस जो इवेंट मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हो गए, कौन कौन से बच गए? मीडिया हो गया, ठीक है, कोई उस इवेंट में कोई परफॉर्मर हो गया, ठीक है, एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी स्टेबिलिटी, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी की स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी are interdependent on its ability to quick identify and respond to changes in the external environment. किसी भी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी की स्थिरता और कितना वो प्रॉफिट कमा सकती है वो इसी चीज पर फिक्स होती है कि वो बदलते हुए ये जो इन्वायरमेंट है इसको किस तरीके से हैंडल करती है, ठीक है। अब ये देखिए, द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ड्राइविंग फोर्सेस, मेंबर ऑफ द वाइडर सोसाइटी, ड्राइविंग फोर्सेस, सोशल एनवायरनमेंट, फैक्टर्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सब हमने पढ़ लिया। इन्वायरमेंट्स, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स, क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर्स। अब यही चीज मैंने आपको बताई कि ये इसको बोलते हैं वैन डायग्राम, ठीक है। तो आपको समझाया है कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज किस स्टेज पे होती है, कि आपको कैसे कैसे ये चीजें समझाई जा सकती है कि भाई इस लेवल की बेसिकली कि एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका सराउंडिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको ये सब चीजें बताई, ठीक है। अब एक इन्वायरमेंटल स्कैन कैसे करता है कोई, इवेंट प्लानिंग में आप अब इन्वायरमेंटल स्कैन कैसे करोगे? इन्वायरमेंटल मतलब ये पर्यावरण नहीं है, ये वातावरण है। समझ रहे हैं? दिस इज जस्ट लाइक अ नॉट अ पर्यावरण टाइप ऑफ थिंग, दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ एन इवेंट। क्या कैसे आप उसको समझाओ, मतलब उसके पूरे इवेंट के एक्सटर्नल जो चीजें होंगी जो आपके अफेक्ट कर सकते हैं आपके इन्वायरमेंट को, उसको कैसे देखें। तो इन्वायरमेंटल स्कैन के लिए हम चीज पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल। समझ गए? तो सबसे पहले पॉलिटिकल, the extent to which an government may influence the economy and thereby impact organization with a certain industry. This includes government policy, political stability, and trade and taxes policies. हाँ, तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी इंडस्ट्री की जो इकोनॉमिकली वर्चुअलिटी है उसको बहुत अफेक्ट करती है। कैसे? काफी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की। अब वहां पे पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल ऐसा तो नहीं है ना कि उबड़ खबड़ है कि आपको कभी कोई दंगे फसाद हो जा रहे हैं, कोई इस टाइप की चीजें हो जा रही हैं। और काफी गवर्नमेंट की ऐसी ट्रेड एंड टैक्स पॉलिसीज भी होती है जिसमें भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। अगला हो गया इकोनॉमिक, हाउ इकोनॉमिक कंडीशन शिफ्ट सप्लाई एंड डिमांड टू डायरेक्टली आफ्टर अ कंपनी, डायरेक्टली अफेक्ट अ कंपनी। दिस इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ और डिक्लाइन एंड चेंजेस इन इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट्स। बेसिकली ये देखो, इकोनॉमी जो होता है ना, आपको एक चीज बताता हूँ, डिमांड इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, अगर ये बढ़ेगा ना, डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब चीजें इसमें है और इसी से रेट वगैरह, इन्फ्लेशन वगैरह, महंगाई वगैरह, उन सब चीजों का आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। सोशल changes in the socio-cultural market environment that illustrate customer needs and wants. This includes emerging trends, population analytic and demographic। इसका मतलब ये देखो, जो आपका, आप जिस जगह जो चीजें कर रहे हैं, कोई इवेंट कर रहे हैं, आपकी जो कंपनी है जिस जगह कहीं इवेंट करवाना चाहती है, तो सॉरी, जो आपकी कंपनी है जो किसी जगह करवाना चाहती है इवेंट, तो वहाँ के कस्टमर्स की नीड्स क्या है, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हमेशा एक टाइप की पॉपुलेशन हर जगह होती है, ठीक है। बदलते जमाने के साथ बदलती दुनिया, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे क्या, टेक्नोलॉजिकल, वो मैंने आपको ऊपर समझा भी दिया है वैसे।
हाउ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इवॉल्व्स अ मार्केट। अगर आज हमारा ये कंप्लीट हो पाया तो इसके बाद हम जरूर स्पॉन्सरशिप लाइफ साइकिल जरूर पढ़ेंगे। स्टार्ट तो कर देंगे, नहीं हो पाया तो कल बात कल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज ही करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको एक एक चीज देखो, देखो मेन चीज क्या है ना। चलो मैं एक बार ये पूरा समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ समझाऊंगा, ठीक है। लास्ट के 5 मिनट में आपको कुछ और समझाऊंगा चीजें। How innovation and development evolves a market or industry. This includes automation, technology awareness, and adoption rates and new services or products. Basically, आज के ज़माने में बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन होते जा रहे हैं, डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ना कि उससे आपके काम भी आसान होते जा रहे हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ा की एस्पेक्ट है आज के टाइम पे। इसके बाद हम देखते हैं इन्वायरमेंटल। The ecological and environmental aspects that affect a company's operation and consumer demands. This includes access to a renewable resources, weather, climate changes, and corporate responsibility initiatives. सबसे पहली बात तो आप कहीं भी इवेंट जब करते हैं ना, तो आपका एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट तो आपको देखना ही होता है कि वहाँ का वेदर तो ठीक है। क्लाइमेट वगैरह तो ऐसे तो नहीं है कि आप पहाड़ों पे कोई इवेंट कर रहे हैं तो वहाँ का वेदर फोरकास्ट देख के तो कोई ना इवेंट करोगे, आपके इवेंट को फिर अगर पूरी बारिश वगैरह कुछ हो गया तो। इसके बाद आता है लीगल। The current legal allowances or requirements within countries or territories in which an organization operates. This includes health and safety requirements, labor laws, consumer protection laws. अब देखो आप लोगों को इनमें डीप जाने की जरूरत नहीं कि भाई लेबर लॉज क्या होते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज क्या होते हैं, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या क्या जरूरत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जो कंट्रीज और टेरिटरीज होती है ना, उनमें क्या होता है, जहाँ आपको लीगल परमिशन लेनी पड़ती है सबसे पहले तो, कि आप कोई लेबर लॉ तो नहीं तोड़ रहे हैं, अंडर 14 के बच्चों से तो काम नहीं करवा रहे हैं, अंडर 13 जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों की उम्र होती है उसको तो काम नहीं करवा रहे हैं। जो कंज्यूमर है उनको ऐसे स्नैक्स तो नहीं दे रहे हैं जो एक्सपायर्ड हो चुके हैं। आपको मैंने स्टैम्पेड का एग्जांपल फर्स्ट डे बताया था, बेंगलोर स्टैम्पेड का। तो ऐसी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है। हाँ, तो अब हमारा ये चीजें, यहाँ तक हमने पेस्टल एनालिसिस हमने पढ़ लिया है, ये देखिए पेस्टल एनालिसिस हमने पढ़ लिया है। तो बेसिकली हम इवेंट रेवेन्यू मॉडल स्टार्ट करने के लिए हमने ये चीजें समझी है। इवेंट रेवेन्यू मॉडल, इवेंट प्लान करोगे ना जब जाके इवेंट रेवेन्यू मॉडल होगा, जब भी आप इवेंट रेवेन्यू मॉडल बना पाओगे। तो ये तो मैंने केवल आपको चीजें समझाई हैं अभी तक। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो आज इवेंट रेवेन्यू मॉडल पढ़ाया ही नहीं। बच्चों जब तक इवेंट प्लानिंग नहीं समझोगे ना, जब तक इवेंट रेवेन्यू मॉडल भी नहीं समझ आएगा। क्योंकि इसमें टिकट सेल्स, रजिस्ट्रेशन फीस, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप पैकेजेस, एग्जीबिटर स्टॉल रेंटल्स, मर्चेडाइजिंग, ये सब चीज़ें आएंगी। मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। अब क्या होगा ना, इवेंट रेवेन्यू मॉडल के लिए आप अगर आपने प्लान ही नहीं करा कि यार कितने लोग आएंगे, कितनों के लिए सेल्स होगा, वहाँ के इन्वायरमेंटल लॉज क्या हैं, वहाँ किस टाइप की कंपनी है जिनसे स्पॉन्सरशिप ली जा सकती है, वहाँ किस टाइप के ऑडियंस आएंगे जिनके लिए किस टाइप के स्टॉल्स लगेंगे, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें आप नहीं समझोगे तो आपको वैसे ही कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो ये है मेन चीज़ें। हमारा थर्ड टॉपिक था स्टार्टिंग ऑफ, ओ अगली टॉपिक आएगा स्टार्टिंग ऑफ एंड फिजिबिलिटी, कि कोई भी इवेंट को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। what are trying to do and for whom, what benefits to the participants can be built into our concept, what are, ये जितने भी वोट है ना, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें समझाऊंगा मैं अच्छी तरीके से।
कल भी मैंने जब 5 Cs फ्रेमवर्क जब आपको बताया था ना मैंने, तो 5C फ्रेमवर्क में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे मिले थे। पता है आपको, काफी सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के आपको मिले थे। वही मैं आपको और भी बताऊंगा कि और भी ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनके मैं आंसर्स बताऊंगा। तो बच्चों, अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना, उनका सीधा सा एस्पेक्ट ये है कि अब तक आप एक इवेंट को प्लान करना सीख गए हैं। अब तक आप किसी भी एक प्लान को इवेंट को प्लान करना सीख गए हैं। उसके बेनिफिट्स, उसके प्रॉस, उसके कॉन्स, ये सब आप सीख गए हैं। ठीक है। अब आप कोई भी इवेंट को आज के टाइम पे प्लान कर सकते हैं एक शानदार की तरह। उसमें आपको ब्रांड अलाइनमेंट, आप किस टाइप का इवेंट है वो आप समझा सकते हैं किसी को। ठीक है। धीरे धीरे स्पॉन्सरशिप लाइफ साइकिल की तरफ भी हम बढ़ेंगे कि भाई टारगेट मैचिंग क्या होती है, कस्टम पिच क्या होता है, एक्टिवेशन क्या होता है, आरओआई रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें भी समझाऊंगा मैं आपको। वेन्यू एंड लॉजिस्टिक भी मैं आपको समझाऊंगा। मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी मैं आपको समझाऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स भी मैं आपको समझाऊंगा। अब बच्चों का क्या होता है ना, कई बार वो जल्दबाजी मचाते हैं कि सर जल्दी जल्दी हमको ये करवाओ। और बाय द वे, मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि आपका मे भी असेसमेंट है। आज नहीं तो कल मैं अपलोड करूँगा। मे भी टेस्ट समझ लीजिए इस चीज़ को। आपका एक टेस्ट होगा प्रॉपरली सबका। फिर मुझे पता लगेगा ना कि आप लोगों को मैंने जो अब तक पढ़ाया आप कितने वाटर में है। वो व्हाट्स योर लेवल। ठीक है। व्हाट इज योर लेवल आफ्टर टेकिंग 4 to 6 लेक्चर, ओ सॉरी 5, पांचवा लेक्चर डल चुका था, छठा है ना ये। 6 लेक्चरों के बाद आपका क्या कंडीशन है, तो वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। अब आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट में तक जो भी आपने पढ़ा उसके बारे में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस नहीं होंगे, बट एमसीक्यूज होंगे। मे बी 20 भी हो सकते हैं। वन लाइनर होंगे, टफ नहीं होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे। और अब तक जो पढ़ा उतने का ही टेस्ट होगा। ठीक है। अगर मैं आज अपलोड कर पाया तो आज ठीक, नहीं तो कल अपलोड कर पाया तो कल ठीक। बट जल्दी आपका टेस्ट अपलोड होगा। ठीक है। और आज हमने जितना भी पढ़ा, जिसको भी जो समझ में आया, जो भी डाउट हो मुझे बताना जरूर। आगे हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है। थैंक यू बच्चों। और एक चीज जाते जाते सुन के जाइए, जो की टर्मिनोलॉजीज है जो मैंने आपको बताया था, भाई की टर्मिनोलॉजीज पे फोकस हमेशा रखना है। तो वो हमेशा रखो। भाई की टर्मिनोलॉजीज पे आपको फोकस तो रखना पड़ेगा। तो हमेशा की टर्मिनोलॉजीज पे फोकस रखते रहिए, काम अपना करते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है। और कल हम इसी टाइम पे रेवेन्यू मॉडल वगैरह स्टार्ट करेंगे। चलो बाय। थैंक यू।